माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे अपनी फ़िज़िक्स की नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट, जो कि है मैग्नेटिज़्म। मैग्नेटिज़्म में हमें 4 चैप्टर्स मिलेंगे, जिसमें पहला है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, सेकंड इज़ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड इज़ अर्थ मैग्नेटिज़्म एंड फोर्थ इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। तो आज हम अपना चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। गाइस तो ये जो थ्योरी थी वो स्टार्ट करी थी एक साइंटिस्ट थे रोमैग्नीज। तो 1802 में उन्होंने एक नीडल को देखा था डिफ्लेक्ट होते हुए, किसकी वजह से, ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर की वजह से। उसके बाद जो ये थ्योरी थी वो रीडिस्ट्रीब्यूट करी थी, तो उस टाइम जो थे रोमैग्नीज ने इतनी इसके ऊपर डिस्कवरी नहीं करी थी, तो ये थ्योरी जो है उस टाइम के लिए फिनिश हो गई थी। तो बाद में जब ओयरस्टेड आए तब उन्होंने ये थ्योरी को दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट किया कि जब कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर रहा है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो जो नीडल थी वो अट्रैक्ट हो रही थी उस वायर की तरफ। तो ओयरस्टेड ने देखा था कि जो मैग्नेटिक नीडल थी उसने अपने आप को परपेंडिकुलर इंक्लाइन कर लिया था उस मैग्नेटिक वायर पे। और उन्होंने ये भी फाइंड किया था कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, अगर मैं उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूँगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो ये थी ओयरस्टेड की पूरी थ्योरी। ओयरस्टेड ने ये और बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कभी भी वायर के तरफ, मतलब वायर के ऊपर नहीं लगती या उसके अराउंड लगती है। साइंटिस्ट आए एम्पियर, जिन्होंने ये बताया कि अगर दो करंट कैरिंग वायर हैं तो उसमें दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं, एक रिपल्सिव फोर्स और एक अट्रैक्टिव फोर्स। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला है कि अगर कोई भी स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है तो इस पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। सेकंड इज़, अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक दोनों तरह की फील्ड होंगी। थर्ड है कि अगर कोई चार्ज बीम है किसी भी चार्ज पार्टिकल्स की, तो वहाँ पे भी दोनों तरह की फील्ड लगेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी। अगर सपोज़ करिए कोई भी कंडक्टर है तो उस पर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, क्योंकि नेट चार्ज जो होगा वहाँ पे ज़ीरो होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगी वहाँ पे ज़ीरो। आते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि है बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया था, या फिर एक ये चीज़ बोल सकते हैं कि उन्होंने एक क्वांटिटेटिव लॉ निकाला, जिससे कि हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको उन्होंने एलिमेंट्री लॉ भी बोला था, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स कर करके ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी। तो ये जो था वो फर्स्ट लॉ था जिससे कि हम मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है किसी भी जगह पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि बायो-सावर्ट्स लॉ था क्या। बायो-सावर्ट्स लॉ में था क्या, तो इन्होंने क्या किया था, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया था जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, वहाँ उस वायर का एक छोटा सा लेंथ लिया था, ए बी लेंथ, जिसको उन्होंने डी एल लेंथ बोल दिया था। अब उन्होंने पी पॉइंट पर, ये ए बी लेंथ है, या मान लीजिए पी पॉइंट पर उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड निकाली, जिसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है और जो इसका करंट एलिमेंट है वो डी एल वेक्टर है। उन्होंने ये जो है करंट एलिमेंट वो एक थीटा एंगल पे इंक्लाइन किया था। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फॉर्मुलेट किया था, ये एम्पेरिकली फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यू निकाली थी, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा डी बी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है करंट के, और डी बी जो है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस छोटा सा वायर की वजह से इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट की लेंथ के। थर्ड इज़, डी बी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ थीटा की, जिसमें थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन दिस डी एल वेक्टर एंड दिस पोजीशन वेक्टर। तो एंड थर्ड इज़, डी बी जो है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो आर जो है क्या है, वो मैग्नीट्यूड है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसके स्क्वायर की। जब उन्होंने इन सारी वैल्यूज़ को एक साथ रखा था तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला विच इज़ इक्वल्स टू आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। एंड जब उन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया था तो यहाँ पे के लगाया था, विच इज़ आई के इंटू आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो ये उन्होंने ओवरऑल फॉर्मूला निकाला था। अब जब बायो-सावर्ट्स लॉ ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी तो ये डी एल जो स्मॉल करंट यूनिट एलिमेंट था उसकी वजह से दी थी।
जो कि सिर्फ़ और सिर्फ छोटे से वायर, छोटी सी लेंथ पे थी, ना कि पूरे कंडक्टर पे। उन्होंने सिर्फ ये छोटे से लेंथ की वजह से ये जो फॉर्मूला था वो निकाला था, इसलिए उन्होंने इसको क्या किया था, एम्पेरिकली फॉर्मुलेटेड या फिर एलिमेंट्री लॉ बोला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री लॉ, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी लेंथ, डीएल लेंथ की वजह से ही फॉर्मूला निकाला था, इसलिए। एंड बायो-सैवर्ट्स लॉ को हम क्या बोलते हैं, बायो-सैवर्ट्स लॉ को हम बोलते हैं एम्पियर्स लॉ। एंड सेकंड इज, सॉरी नॉट एम्पियर्स लॉ, इट इज़ एम्पियर्स थ्योरम। एंड सेकंड इज लाप्लेस लॉ। और जो के की वैल्यू थी वो डिपेंड करती है सिस्टम पे, जो कि इसका यूनिट है। और जो उन्होंने ऐसा यूनिट से जो म्यू की वैल्यू जो के की वैल्यू निकाली थी वो थी μ0/4π। तो इसका जो ओवरऑल फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है dv = μ0/4π IDL sin θ/r²। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया हो। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं। मान लीजिए थीटा जो है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री है, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी मैक्सिमम, जो कि सजेस्ट करता है, इसकी वजह से वो सजेस्ट करता है कि उस वायर में अगर उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल या फिर वायर के ऊपर ही अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ वो कितनी है, 0, जो कि हमने पहले भी देखी थी उनके एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट रहता है इसमें अगर हमें इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम वेक्टर फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं आर वेक्टर से और डिवाइड करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। तो इससे क्या हो जाता है, डी वेक्टर जो आती है वो आती है μ0/4π IDL वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्योंकि जो थीटा था वो किसके बीच का एंगल था, इन दोनों के बीच का एंगल, अपॉन r³। तो ये आ जाता है ओवरऑल वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन। तो जैसे कि हमने देखा था dv जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है dl क्रॉस r के। इसका मतलब जो dv है वो परपेंडिकुलर है दोनों के, dl के और r के। इट मीन्स dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, इसलिए हम यहाँ पे dl साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है। सेकंड है b वेक्टर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है वो डिटरमाइन करते हैं हम राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब। अब हम देखते हैं कि हमारा राइट हैंड थंब रूल होता है क्या है। तो मान लीजिए मेरा राइट हैंड है, उसका जो थंब है, ये जो फिंगर्स है वो कर्व होके हमें दिखाती है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो मान लीजिए मेरा कोई करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं ये देखूँ तो जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरी कहाँ की आ रही है, अगर मैं मान लीजिए मेरा पॉइंट P है, इसमें देखूँ तो मेरी फिंगर्स कहाँ हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, और P पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, इनवर्ड। तो और जो करंट कहाँ जा रहा है, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें इनवर्ड दिखानी है तो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और आउटवर्ड दिखानी है तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको ये राइट हैंड थंब रूल जो है वो समझ में आ गया हो। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं। पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कभी भी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस। अगर चार्जेस नहीं होंगे तो हम प्रोड्यूस्ड विदाउट चार्जेस। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी है विदाउट चार्जेस के तो वो नहीं हो पाएगी, बल्कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी भी बिना चार्जेस के प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो विदाउट मैग्नेट के प्रोड्यूस हो सकती है, विदाउट मैग्नेट कैन बी प्रोड्यूस्ड। ये मेरा फर्स्ट है। सेकंड केसेस कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पूरी पोजेस करती है मैग्नेटिक पोल्स पे। मीन्स मान लीजिए मेरे पास एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मेरी इन्हीं 2 पॉइंट्स पे होगी, बीच में नहीं होगी, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पूरे पे नहीं होती है, सिर्फ उसके पोल्स पर होती है। थर्ड केस जो होता है, जो पोल्स होते हैं वो जब सर्कुलर करंट्स होंगे तभी पोल्स प्रेजेंट होंगे, वरना कोई भी पोल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा कोई भी कॉइल है, उसमें करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे बनेगा मेरा नॉर्थ पोल, एंड अगर मेरा करंट उल्टी तरफ फ्लो कर रहा है तो यहाँ बनेगा मेरा साउथ पोल। आई होप कि आपको ये सारे जो 3-4 फैक्टर्स हैं वो अच्छी तरह समझ में आ गए हों। सो गाइस, आज के लिए हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि सर्कुलर कॉइल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके सेंटर पे, या फिर उसके इन्फिनिट लेंथ ऑफ वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो थैंक यू गाइस फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हों। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू गाइस फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती होंगी जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ। प्लीज़ शेयर माय वीडियोस, जिससे कि जो हेल्पफुल नीडी बच्चे हैं उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।